नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग लेखपाल लाइनर्स स्टार्ट करेंगे, जो कि लेखपाल लाइनर्स की पहली वीडियो है। इसमें वन लाइनर्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए हैं, जो कि लेखपाल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिए, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं आज की लेखपाल लाइनर्स की ये वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, लेखपाल लाइनर्स में सभी टॉपिक से प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेखपाल लाइनर्स। तो इसमें पहला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए हैं लेखपाल लाइनर्स में। तो पहला पॉइंट है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? चार ऑप्शन होंगे, 1660, 1662, 1663, 1665। इस तरह से कोई भी चार ऑप्शन होंगे, लेकिन राइट आंसर 1665 हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1665 में किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है तथा यह कहाँ स्थित है? केरल में है, ठीक है। तो नोट कीजिए, साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है, याद रखना है आप लोगों को, और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक नंबर में यहां से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य हुआ था। प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1540 ईस्वी, 1540 ईस्वी राइट आंसर होगा, ठीक है। और किस किस के बीच में हुआ था अगर ये पूछा जाता है, तो शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य, शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, लेखपाल लाइनर्स में। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपको ये भी याद रखना है। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है ये 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत? 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, ठीक है। लेखपाल लाइनर्स में सभी टॉपिक से प्रश्न लिए जाएंगे, लेखपाल लाइनर्स में सभी टॉपिक से प्रश्न होंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला है, रूस व फिनलैंड के बीच जो विभाजन रेखा है, इस तरह से जो विभाजन रेखाएं हैं वो भी देशों के लिए पूछ ली जाते हैं कि बताइए फला विभाजन रेखा किस देश, किन किन देशों के बीच में है। तो इस तरह से कोई भी दिया जा सकता है वहां पर आपको, यहाँ पर जैसे मेन रहीन रेखा, मेन रहीन रेखा, ठीक है। तो मेन रहीन रेखा जो है ये रूस और फिनलैंड के बीच में है, रूस और फिनलैंड के बीच विभाजन रेखा जो है उसको मेन रहीन रेखा के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, यहाँ पर मुख्यालय से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यूएनईपी, यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? केन्या, नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में की थी। किस वंश की? गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? आपको यह भी याद रखना है, 527 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट ये है कि 527 तो याद रहेगा, लेकिन ईस्वी पूर्व और ईस्वी में, ईस्वी पूर्व और ईस्वी में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर ईस्वी में लगा आते हैं। तो आपको ईस्वी नहीं लगाना है, ईस्वी पूर्व में लगाना है, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 527 ईस्वी पूर्व में पावापुरी राजगीर में, ठीक है। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर, नोट कीजिएगा, चार्ल्स के नियमानुसार, चार्ल्स के नियमानुसार दाब स्थिर रहता है, कौन कांस्टेंट होता है चार्ल्स के नियम में? चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर होता है, यानी इस तरह से सी पी याद रखे, सी पी याद रखे, ठीक है। सी से चार्ल्स और पी यानी इसमें प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो सी पी ऐसे याद रखिए, सी पी, ठीक है। सी पी यानी चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो सी पी। तो चार्ल्स के नियमानुसार कांस्टेंट होगा दाब, ठीक है, प्रेशर। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला है, नोट कीजिए, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, ये भी याद रखना है। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट है। युद्ध आपको सारे ऐतिहासिक युद्ध जो भी हैं, ऐतिहासिक लड़ाइयां हैं, इनको आपको देख के जाना है, यहां से प्रश्न जरूर आ सकता है, ठीक है। अगला देखेंगे, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है? तो एशिया में, बात एशिया की कर रहे हैं, तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। जब एशिया की बात करें
तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार होगा। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है, नोट कीजिए, अनुच्छेद 360। देखिए यहाँ पर पॉलिटी से भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है छोटे छोटे प्रश्न, जैसे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी याद रखना है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष लिख लीजिए, नोट कीजिए। अगर नहीं याद है तो गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, जीबी मावलंकर, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगर दूसरे अध्यक्ष की बात करें तो एम अनंत सैनम आयंकर, एन अनंत सैनम आयंकर, ठीक है, ये दूसरे थे, याद रखिएगा आप लोग। और 17वें कौन है, श्री ओम बिड़ला जी, श्री ओम बिड़ला जी ये 17वें हैं, ठीक है, याद रखिएगा 17वें हैं श्री ओम बिड़ला जी। तो लोकसभा के अध्यक्ष भी आपको याद रखने हैं। और पहली लोकसभा का गठन कब से कब तक था, तो 1951, 1951 52 ये पहली लोकसभा का गठन हुआ था 1951-52 में। ठीक है, बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगला पॉइंट देखेंगे, आरबीसीज, आरबीसीज का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। आपको याद रखना है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, चार ऑप्शन में राइट आंसर अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा लगाएंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है, तो चक्रवात की बात कर रहे हैं। चक्रवात की जो शक्ति है वो टी स्केल, किस पर, टी स्केल पर, टी स्केल पर मापा जाता है। चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापते हैं, तो टी स्केल पर मापते हैं, टी स्केल पर चक्रवात की शक्ति को। अगला है, देखिए हिंदी से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, लेखपाल में 25 क्वेश्चन हिंदी के भी आएंगे, तो आपको हिंदी के भी प्रश्न तैयार रखने हैं, जो जैसे कि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखेंगे, जैसे दोहा और रोले को क्रम से मिलाने पर कुंडलिया छंद बनता है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कुंडलिया छंद बनता है। ठीक है, पर्यायवाची आपको देख लेने हैं, जैसे बारिश का पर्यायवाची है बारिश है, वर्षण है, वृष्टि है, बरसात है, और पावस, ये बारिश यानी बरसात के पर्यायवाची हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी कुछ चीजें देख लेनी है, जैसे नोबेल धातु, नोट कीजिएगा नोबेल धातु। ठीक है, तो कौन कौन सी होते हैं आपको देखना है नोबेल धातु। यहाँ पर है नोबेल है, आपका एजी है, एयू है, आई आर, एजी एयू आई आर, एजी नोट कीजिएगा, एजी एयू पीटी आई आर, एच जी पीडी आर एच आर यू ओ एस। ठीक है, ये सभी नोबेल धातु कहलाती हैं, ये सभी नोबेल धातु कहलाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, नोट कीजिएगा अगला पॉइंट, यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है। तो बात कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, तो वो है डैन्यूब। क्या है, डैन्यूब। डैन्यूब जो है ये यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, सुनहरी क्रांति, बात करते हैं सुनहरी क्रांति की। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, बागवानी व शहद उत्पादन से, बागवानी व शहद उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध, सुनहरी क्रांति का संबंध है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अभी आपको बताया कि जैसे कि कुछ आपको यहाँ पर रेखाएं दे दी जाएंगी, पूछा जाएगा कि जैसे 38वीं समानांतर रेखा किन किन देशों के बीच में है, 38वीं समानांतर रेखा किन किन देशों के बीच में है, तो ये भी आपको याद रखना है। 38वीं समानांतर रेखा है उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक रखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि 38वीं समानांतर रेखा किस किस के बीच में है, तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। अगला देखेंगे 49वीं समानांतर, तो नोट कीजिए 49वीं समानांतर रेखा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा है। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा है। अब आपको यहाँ पर कुछ वीआईएमपी फैक्ट भी याद रखने हैं, वीआईएमपी फैक्ट भी याद रखने हैं, जैसे कि नोट कीजिएगा, नोट कीजिए कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु बम की बात कर रहे हैं कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, परमाणु बम प्रश्न आ जाता है कि बताइए परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो राइट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। नोट कीजिए नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर, अभिक्रिया पर आधारित होता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, विखंडन, ठीक, विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित होता है परमाणु बम। ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न आपको याद रखने हैं। ठीक है,
रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो याद रखिएगा, हेनरी हेनरी बैकुरल, हेनरी बैकुरल, हेनरी बैकुरल, पी क्यूरी, नोट कीजिए, पी क्यूरी, हेनरी बैकुरल, पी क्यूरी। और एक और नाम है एम क्यूरी। क्या है? एम क्यूरी, एम क्यूरी, ठीक है। हेनरी बैकुरल, पी क्यूरी, एम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी, रेडियो सक्रियता की खोज की थी, ठीक है। इसी तरीके से आपको रेडियम, रेडियम की खोज किसने की थी ये भी याद रखना है। तो बात कर रहे हैं रेडियम की, ठीक है। किसकी? रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने। किसने? रॉबर्ट पियरे, नोट कीजिए, रॉबर्ट पियरे, रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी, एवं मैडम क्यूरी, रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, रेडियम की खोज, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? नोट कीजिए, सूर्य एवं तारों, सूर्य एवं तारों, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? तो नोट कीजिए, नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाभिकीय संलयन। कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है अभी बता रहा हूँ। देखिए, नाभिकीय विखंडन भी ऑप्शन में होगा और नाभिकीय संलयन भी होगा। नाभिकीय विखंडन भी ऑप्शन में होगा और नाभिकीय संलयन भी होगा। जब सूर्य एवं तारों की बात की जाए, इनसे प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत, तो नाभिकीय संलयन, संलयन, ठीक है। संलयन, सूर्य, संलयन, सूर्य, सा से सूर्य, और ये संलयन, ठीक है। तो जब सूर्य की बात की जाए, तारों की बात की जाए, तो नाभिकीय संलयन लगाइएगा। इस तरह ट्रिक बना लीजिए। सूर्य की बात की जाए, तारों की बात, तो संलयन। और जब परमाणु बम की बात की जाए तो विखंडन, विखंडन, ठीक है, विखंडन। तो ये दोनों ऑप्शन होंगे जब भी परमाणु बम वाला पूछा जाएगा कि किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन भी ऑप्शन में होगा और नाभिकीय संलयन भी होगा, ठीक है। तो राइट आंसर, जब परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है पूछा जाए तो नाभिकीय विखंडन, और पूछा जाए सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो इस तरह से ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। साथ ही नोट कीजिएगा कि देश में पहली बार आपातकाल कब लगा? देश में पहली बार आपातकाल कब लगा? तो देश में पहली बार आपातकाल लगा था 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर 1962 को, ठीक है। दूसरी बार लगा था 3 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर 1971। और तीसरी बार नोट कीजिएगा 25 जून 1975। फिर से नोट कीजिएगा, 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार आपातकाल लगा देश में, 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार लगा देश में आपातकाल, और तीसरी बार आपातकाल लगा 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को, ठीक है। जब पहली बार आपातकाल लगा तब प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, और राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी थे। दूसरी बार आपातकाल लगा तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और राष्ट्रपति वीबी गिरि जी थे, ठीक है। और जब तीसरी बार आपातकाल लगा, तीसरी बार आपातकाल लगा तो पीएम यानी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और तब राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी, फखरुद्दीन अली अहमद जी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो तीनों आपातकाल और साथ ही उनसे उस समय जो भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। समकालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी याद रखने हैं आपातकाल के समय। तो पहला आपातकाल 26 अक्टूबर 1962, दूसरा 3 दिसंबर 1971 और तीसरा 25 जून 1975 को लगा। पहले में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी। दूसरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति वीबी गिरि जी थे, ठीक है। और तीसरे में आपातकाल में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी थे, अली अहमद जी, फखरुद्दीन अली अहमद जी, ठीक है। ये राष्ट्रपति थे। और तीसरा आपातकाल कब से कब तक लगा ये भी आपको याद रखना है। तो ये लगा था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, 1977 तक। इतना आपको फैक्ट इस तरह से याद रखने हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको पॉलिटी से भी कुछ क्वेश्चन देखने चाहिए, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? नोट कीजिएगा, वर्णित, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तब आपको अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 लगाना है कि किस अनुच्छेद में वर्णित है राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है।
और किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, ये भी याद रखना है कि किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्यपाल में होती है। किसमें होती है, राज्यपाल में होती है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है, 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है, ये भी याद रखना है, तो राज्य की संचित निधि से, ठीक है। जैसे किसी के प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि किसी भी राज्य के राज्यपाल का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनका वेतन भत्ता किस कोष से आता है, तो राज्य की संचित निधि से आता है, राज्य की संचित निधि से, ठीक है। और प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो जब तक राष्ट्रपति जी चाहें, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तो राष्ट्रपति के। तो इस तरह से फैक्ट आपको राज्यपाल यानी गवर्नर से भी याद रखने चाहिए, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो अकबर का उत्तराधिकारी सलीम। कौन, सलीम, ठीक है, अकबर का उत्तराधिकारी सलीम। और सलीम का कब जन्म हुआ, तो 1569 में, 1569 में, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो लेखपाल लाइनर्स की वीडियो है इसमें इतना ही रखते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। और ये लेखपाल लाइनर्स की पहली वीडियो है, ठीक है। और चाहें तो आप लोग सुपर टेट लाइनर्स नोट कीजिए। सुपर टेट लाइनर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है डेसिमल चैनल पर, आप उसे वॉच कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको जो सुपर टेट लाइनर्स के क्वेश्चन कराए गए हैं वो लेखपाल में इम्पॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ फैक्ट फॉर टेट नोट कीजिए, फैक्ट फॉर टेट का भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, फैक्ट फॉर टेट का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, फैक्ट फॉर टेट ये भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो ये भी लेखपाल के लिए काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आप नहीं देख सकते तो आप लेखपाल लाइनर्स की वीडियो वॉच करते रहिए जब जब वीडियो अपलोड की जाएगी। तो इतने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में और काफ़ी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ लेखपाल लाइनर्स में, लेखपाल के एग्ज़ाम में करंट अफेयर का भी पोर्शन पूछा जाएगा, तो उसके लिए आप लोग चैनल के माध्यम से जो भी करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड की जाएंगी आप लोग उन्हें वॉच करते रहिए। और पिछले करंट अफेयर्स को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, तो उन्हें भी आप लोग वॉच कीजिए, ठीक। तो लेखपाल लाइनर्स में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।